हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अकाउंट्स वाला। यार एग्ज़ाम चल रहे हैं, बहुत डर लग रहा है। हाँ, सबसे पहला काम कि व्यवसायिक संगठन का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, व्यवसाय अध्ययन वाला, उस एग्ज़ाम को लेकर के बिल्कुल अब डरना मत, परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि यार शिवम सर हैं, बिल्कुल सब कुछ सही कर देंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने पॉइंट पर आता हूँ। सबसे पहला क्या, ये तो मेरा प्रबंध के सिद्धांत वाला चैप्टर है। मैं आपको आज 1 घंटे के अंदर सारा का सारा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, कुछ भी हो जाए, और इतना करा दूंगा कि आप जा करके 90% से भी ज़्यादा मार्क्स उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आपकी बुक में जो पहला चैप्टर दिया हुआ है प्रबंध की प्रकृति और महत्व, अगर उसको देखना है तो सबसे पहले मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ पे जा करके यूपी बोर्ड की व्यवसायिक स्टडी बिजनेस स्टडीज़ वाले किताब जो है आपका, उस टॉपिक पे क्लिक करिए और वहाँ से 2 वीडियो है वो देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो, उसके लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आज हमारे दूसरे चैप्टर पे जिसका नाम है प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, तो प्रबंध के सिद्धांत देखो, क्वेश्चन तुमको किसी भी तरह से पूछ सकता है। पहला बात, हम प्रबंध के सिद्धांत को जानने के लिए ये जान लेंगे कि प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं, इसको 2 लोगों ने दिया है या फिर 2 तरीके के सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत होता क्या है? प्रबंध के सिद्धांत का मतलब आप जो प्रबंध करते हो उसे सही से करने के लिए आप कुछ रूल फॉलो करते हो ताकि आपका बिजनेस अच्छे से हो, यही प्रबंध का सिद्धांत कहलाता है। यानी कि प्रबंध का सिद्धांत एक वे है, एक रास्ता है जो है बताता है कि अगर आप ऐसे करते हो काम तो बिल्कुल सही से हो जाएगा, आप अपना बिजनेस अच्छे से कर सकते हो और ग्रोथ कर सकते हो काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रबंध के जो 2 सिद्धांत है कौन कौन दिए हैं। तो पहला सिद्धांत हमारा कहलाता है सामान्य सिद्धांत, जो बिल्कुल नॉर्मली वाला सिद्धांत होता है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं अभी, और दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत। इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का वर्णन कीजिए या फिर सामान्य सिद्धांत का भी वर्णन कीजिए। अब सामान्य सिद्धांत की बात आती है तो सबसे पहले नाम आएगा हेनरी फ्योल का। हेनरी फ्योल कौन है? हेनरी फ्योल एक ऐसा बंदा है जो कि सिद्धांत, जो 14 सिद्धांत है, इन्होंने ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये कहाँ के क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। सबसे पहले ऐसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? 1841 में। प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए इन्होंने, मतलब ये पूछा जाए कि हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत दिए हैं, तो 14 सिद्धांत दिए हैं। और इसके बाद ये काम क्या करते थे, ये कोल माइनिंग कंपनी में काम करते थे, यानी कोयले की खान में काम करते थे। और इनके हिसाब से जो प्रबंध के कार्य, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो अलग अलग पढ़े हो, इनके हिसाब से 5 होते थे। ठीक है, अब बात करते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत की। ये तुम्हारा सामान्य सिद्धांत हुआ, तो सामान्य सिद्धांत कौन दिया है? हेनरी फ्योल दिए हैं। जन्म कहाँ हुआ है? फ्रांस में। कब हुआ? 1841 में। कितने सिद्धांत दिए? 14। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद वैज्ञानिक सिद्धांत की। तो वैज्ञानिक सिद्धांत को कॉन्सेप्ट किसने दिया है? FW टेलर ने दिया हुआ है पहली बार। अब इनका पूरा नाम क्या होता है? फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ये बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको, आप ऐसी चीजें जान सकते हो। कहाँ के रहने वाले थे ये? USA के। इनका जन्म कब हुआ था? 1856 में। अब ये देखो क्या करते थे, ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। और इनके हिसाब से वैज्ञानिक प्रबंध के 4 सिद्धांत दिए इन्होंने, यानी कि इनके हिसाब से जो वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पे जो प्रबंध के सिद्धांत बताए गए, इनके हिसाब से वो 4 थे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम सामान्य सिद्धांत की बात, ये हमारे सामान्य सिद्धांत हैं, यानी कि जो हेनरी फ्योल ने सामान्य सिद्धांत दिया हुआ है वो कौन कौन सा सिद्धांत है? सबसे पहला कार्य का विभाजन। इनके हिसाब से कहने का मतलब ये था कि आप प्रबंध करें तो इस तरीके से करो कि सबसे पहले अपने काम को बांट दो। अगर अपने काम को तुम बांट देते तो कहीं ना कहीं आप एक काम उस व्यक्ति को देते हो जो कि उसमें बिल्कुल स्पेशल है। फॉर एग्जाम्पल में, अगर आपके घर पे शादी पड़ी है, ठीक है, और शादी के समय बहुत सारे काम होते हैं। अब अगर अकेला बंदा हो तो क्या वो पूरा सही से कर सकता है? क्या नहीं। तो कहीं ना कहीं वहां पे हम क्या कर रहे हैं इनके सिद्धांत के हिसाब से कि हम भाई सभी काम को बांट देंगे। अगर हम सभी काम को बांट देंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे एक काम उस व्यक्ति को मिलेगा जो कि उसमें परफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल भाई शादी में बहुत सारे काम है, एक काम है वहाँ मीठा वाले, सबसे बेस्ट है मीठा वाला गुलाब जामुन। कहाँ पे पड़ा हुआ है गुलाब जामुन पे किसको खड़ा कराया जाए? क्या ओनर ही आकर के रहेगा तो बाकी काम कौन करेगा? तो हम क्या करते हैं, गुलाब जामुन के जहाँ पे लगा हुआ है स्टॉल, वहाँ पर किसी ऐसे बंदे को हम खड़ा करेंगे जो काफ़ी अच्छे से देख ले। तो कहने का मतलब कि बिजनेस में से बहुत सारे काम होते हैं। अब अगर बहुत सारे काम है तो कोई एक बंदा, अगर सिर्फ एक ही बंदा सब काम करता है तो कहीं ना कहीं सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करना, इनको हिसाब से क्या करना चाहिए कि हमें सभी काम को बांट देना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा प्रबंध अच्छे से हो जाता है। उसके बाद दूसरा, अच्छा मैं बात करूं कि क्या सिद्धांत पूरा सीरियल वाइज याद करना है आपको? बिल्कुल नहीं।
एकदम एक एक करके, चाहे जो भी आप पहले बोल सकते हो क्वेश्चन में, आपको चाहे जैसे पूछ सकता है, कुछ का नाम दे सकता है कि इन सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, तो मैं जैसे बोल रहा हूं बस वो सुन के, इस लेक्चर से आप सुन करके अच्छे से बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है उसके बाद, दिशा में एकरूपता। देखो भाई, प्रबंध के सिद्धांत के तौर पे ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी हमारे यहाँ कर्मचारी है सभी का एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए। अगर एक बंदा सोच रहा है कि हमको इस बार केवल सेल बढ़ाना है अपना, यानी कि सिर्फ विक्रय की क्षमता वो बढ़ाना है, तो सभी वही काम करें। ऐसा नहीं कि भाई हाँ तुम तो सेल बढ़ा रहे हो, मुझसे उससे मतलब नहीं है, मैं खरीदने पे ध्यान दूंगा, बस खरीदारी करना है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं माना जाता प्रबंध के लिए। आप जिस काम के लिए लगे हो सभी लोग उसी में लगो तो अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आदेश में एकरूपता। भाई सबसे बड़ी बात, कौन आदेश देगा? किसी, अब ऐसा है एक हमारे यहाँ कर्मचारी है और उसको ये नहीं पता कि भाई हमें किससे आदेश लेना है और किसको आदेश देना है, तो कहीं ना कहीं अब आ जाए मालिक, तो मालिक को क्या कर्मचारी आदेश देगा क्या? नहीं भाई, ऐसे अगर आदेश देगा तो हो चुका। तो कहीं ना कहीं उन्हें सही करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिद्धांत जरूर अपनाएंगे जिसमें ये हो कि हाँ भाई कौन कितना किसको आदेश देगा और कौन किससे आदेश लेगा, ठीक है। इसके बाद आदेश में एकरूपता हो गया। व्यवस्थित का सिद्धांत, ये बहुत अच्छा सिद्धांत है। देखो ये सभी ऐसे चीजें कि अगर आप बिजनेस को ऐसे मैनेजमेंट करते हो, इस तरीके से मैनेजमेंट करते हो, तो आपका बिजनेस काफी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या बोलता है व्यवस्थित का सिद्धांत? व्यवस्थित का सिद्धांत ये बताता है कि हम जो भी अपनी चीजों को रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में मुझे ये नहीं पता है कि हमें कौन सी सामान कहाँ रखनी है। फॉर एग्जाम्पल में मशीन रखा है कहीं पर, तो मशीन को खोलने के लिए या फिर उसको जब बिगड़े तो बनाने के लिए जो रिंच वगैरह है वो मशीन के आसपास ही होना चाहिए, एक परफेक्ट प्लेस होना चाहिए, उसका एक व्यवस्थित क्रम में रखा होना चाहिए कि जब भी मशीन बिगड़े तो मैं जाकर के वहां से रिंच लेकर के आऊं और देख लूं कि हाँ भाई कहाँ बिगड़ा हुआ है, खोल लूं तुरंत। अब अगर पता ही नहीं है कि रिंच कहाँ पे रखा हुआ है, या फिर मशीन में जो करना है काम वो पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ है, ऑफिस में बैठने वाला मैनेजर पता नहीं क्या है, कोई इसका ऑफिस का कुछ पता ही नहीं है, तो इस तरीके से बिजनेस अच्छे से नहीं चल पाता। कहीं ना कहीं हमें इन सभी को एक व्यवस्थित क्रम से रखना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अनुशासन। भाई देखो सबसे अच्छा काम, बिना अनुशासन के कोई भी व्यवसाय नहीं चल सकता, व्यवसाय का हमारी लाइफ नहीं चल सकती अगर हम अनुशासन में न रहे तो कहीं ना कहीं अनुशासन का सिद्धांत यही कहता है कि हम अपने सभी काम को अनुशासन में करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण, बहुत अच्छा टॉपिक है। केंद्रीकरण का मतलब जब एक ही बंदा आदेश देता है और सभी, मतलब एक ही बंदा आदेश दे रहा है और सभी उसको मान रहे, ठीक है। और विकेंद्रीकरण का मतलब आदेश, जब इसको कहते हैं ना केंद्र, केंद्रीकरण का मतलब केंद्र, जब निर्णय बस एक के द्वारा लिया जाए, निर्णय बस एक के द्वारा लिया जाए, उसी का आदेश माना जाए, तो वह केंद्रीकरण कहलाता है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि नहीं, सभी को मिला करके वो निर्णय लेना है, जो भी कर्मचारी उनको अपने पास में रख के निर्णय लेना है, तो वह निर्णय विकेंद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद सोपान श्रृंखला, बहुत बढ़िया। सोपान श्रृंखला का मतलब बस ये डायग्राम देख लो, समझ में आ जाएगा कि भाई कोई टॉप पर बैठा है और कोई लो लेवल में बिल्कुल है, तो अब कोई बात कहनी हो ना, और ये मिडिल में जानते हो प्रबंध के स्तर, तो प्रबंध के स्तर इससे क्या होता है, अब ये टॉप लेवल है हमारा, ये मिडिल लेवल है और ये लो लेवल है। तो प्रबंध के सोपान श्रृंखला से मतलब ये है कि अगर लो लेवल वाले को कोई बात करनी हो तो सबसे पहले वो मिडिल वाले जाके बात करेगा, यानी कि मध्य स्तरीय प्रबंध से बात करेगा। उसके बाद मध्य स्तरीय प्रबंध क्या करेगा, टॉप पर चला जाएगा, वहां पे जाके बता देगा कि हाँ भाई कैसे क्या करना है। जैसे होता क्या ना कि घर में जब किसी को चाहिए होता है ना, तो अब इस पे टॉप पे बैठा दो मम्मी पापा को, हाँ मम्मी पापा हो गए टॉप पर। उसके बाद मिडिल में अगर कहूं तो भैया भैया हो गए, और लो लेवल की बात करूं तो आप हो गए जैसे हम लोग। तो अब हमको कुछ चाहिए होता है तो हम डायरेक्ट मम्मी पास जाके नहीं कहते, क्या करते हैं पहले भैया से, भाई ये चाहिए, हाँ तो अब भैया क्या करेगा, उसके पास होगा तो दिलाएगा, नहीं तो कहाँ चला जाएगा, मम्मी पापा के पास, यानी कि ऑटोमेटिकली आपकी बातें वहां तक पहुंच जाएंगी। सोपान श्रृंखला का मतलब यही होता है कि आपको जो बात करना है, एक कम्युनिकेशन जो करना है वो एक वे में करना चाहिए बिजनेस के अंदर। ऐसा ना हो कि भाई कर्मचारी है, ओनर से तुरंत बात करना स्टार्ट कर दिया, तो ये गलत बात है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं समता। भाई एकदम समता का मतलब होता है अगर आप बिजनेस में जो भी आपके यहाँ जितने कर्मचारी हो उनको बिल्कुल एक समान देखिए। ऐसा नहीं कि हाँ भाई एक को, अगर एक बंदा आया मेरे यहाँ छुट्टी मांग रहा है तो मैंने उसको छुट्टी तो दे दिया, अब दूसरा वाला आता है तो उसको चाहिए भी छुट्टी और मैं कहता हूँ नहीं तुमको छुट्टी नहीं मिल सकता, तो कहीं ना कहीं ये हमारा काम सही नहीं है।
हमारे यहाँ जो भी कर्मचारी हैं उनको कहीं ना कहीं हमको एक समान देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कर्मचारियों का प्रतिफल, देखो भाई ये एक ऐसा सिद्धांत है, कर्मचारियों का प्रतिफल यानी कि कितना वेतन या कमीशन जो भी मिलता है कर्मचारियों को कितना मिलना चाहिए। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कर्मचारी सोचता है कि मुझे बहुत अधिक मिले, लेकिन ओनर क्या चाहता है, नहीं भाई कम देना पड़े मुझे। दोनों के बीच में बड़ा अलग अलग सोच होते हैं इसके लेकर के। तो भाई प्रतिफल इनको इतना मिलना चाहिए जितने कि वो लायक हो, जितने में वो संतुष्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि आप दिन भर तो खटा, जैसे नॉर्मली हमारे मजदूर कराता है, जो मजदूरी करता है 400-500 रुपये जो भी वेतन है उसका, जो भी उस दिन की उसकी मजदूरी है वो देते हैं, तो उसके काम के हिसाब से देते हैं। ऐसा नहीं कि वही उससे काम करा इतना 1 घंटे 2 घंटे और वेतन मांग रहा है 1000 रुपये दे दूं या 5000 दे दूं, ऐसा नहीं है। जितने के लायक वो काम करेगा उतने के लायक उसको पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया था हमारा, केंद्रीकरण हो गया है। कहाँ जा रहे हो भाई, मत गिरो, बहुत ज़्यादा जरूरी है आज। समर्पण, हाँ, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। कहने का मतलब भाई देख, ऐसा बिजनेस में मत करना कि सिर्फ अपने काम पे ही ध्यान दो, यानी अपना प्रॉफिट सोचोगे। अगर सिर्फ अपना प्रॉफिट सोचोगे तो सिर्फ तुम्हारा होगा। अगर तुम, मतलब कहना क्या चाहता है, सामूहिक हितों के लिए व्यक्ति हितों को समर्पण, यानी कि अपने हितों का समर्पण कर दे भाई, सिर्फ अपने बारे में मत सोच। जब सामूहिक लोग, सभी के लोगों के लिए सोचोगे, एक पूरे अपने बिजनेस के लिए सोचोगे ना, तो अच्छा होगा। नॉर्मली अगर तुम अपने लिए सोचोगे तो कहीं ना कहीं सिर्फ तुम्हारा प्रॉफिट होगा। अगर पूरे बिजनेस के लिए सोचते हो तो वहां पे जितने कर्मचारी होंगे सभी का प्रॉफिट होगा। बिजनेस ग्रोथ करेगा तो सिर्फ तुम्हारी इनकम नहीं बढ़ेगी, जो बिजनेस में होंगे उन सभी का इनकम बढ़ेगा। आ रही होगी बात समझ सभी को। उसके बाद अधिकार एवं उत्तरदायित्व, ये बहुत जबरदस्त काम है। हम अपने कर्मचारी को कितना, कैसा अधिकार देंगे, कितना उत्तरदायित्व देंगे। कहने का मतलब अधिकार उत्तरदायित्व देखो बड़ा इजी होता है। फॉर एग्जाम्पल में पिताजी ने आपसे सुबह कहा आपका एक छोटा भाई है, ठीक है, एकदम नन्हा सा, छोटू मोटू। तो अगर छोटू मोटू अगर है और पापा ने कहा कि आज शाम तक इसको टेबल याद हो जाए 10 की, तो पापा ने आपको क्या किया, एक दायित्व तो दे दिया, एक उत्तरदायित्व तो दे, आपको जिम्मेदारी दे दी कि हाँ भाई पापा ने मुझे ये काम दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अधिकार ना मिले कि हाँ भाई, अगर वो याद ना करे, अगर वो ना पढ़े, तो कहीं ना कहीं पापा से मुझे ये भी तो अधिकार मिलना चाहिए ना कि पापा अगर ये नहीं पढ़े तो मैं इसे 2 पड़ा का मार सकूं। अगर नहीं मारोगे तो पढ़ेगा नहीं। तो आप दायित्व तो मुझे दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे अधिकार भी दो कि अगर ये ना पढ़े तो मैं इसको मार भी सकूं। तो ये होता है, जितना किसी को आप दायित्व देते हो उतने हिसाब से उसको अधिकार भी देना चाहिए, ये होता है। उसके बाद सहयोग की भावना, बिल्कुल एक दूसरे से सहयोग की भावना होनी चाहिए। कर्मचारियों का हस्तांतरण में प्रतिबंध होना चाहिए। मतलब कि अब होता क्या है, एक बिजनेस ऑपरेशन है, अब वहां पर आपके यहाँ 5 साल से कोई कर्मचारी काम कर रहा है, समझिए इस बात को। वहां पर एक कर्मचारी है जो कि 5 साल से काम कर रहा है। एक दूसरा बिजनेस है जहां पर एक कर्मचारी डेली हर 2 दिन पे 4 दिन पे ट्रांसफर होता रहता हो। तो ये बताइए सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसके पास होगा, जो 5 साल से काम कर रहा है उसके यहाँ, जो डेली कहीं ना कहीं नए नए जगह पे चल जा रहा है, सही से सीख भी नहीं पा रहा है, उसके पास होगा उस एक्सपीरियंस क्या? नहीं भाई, जो बहुत दिनों से लगा हुआ है उसके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होगा। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, अगर कोई टीचर बहुत पहले से पढ़ा रहा है तो उसके पास एक्सपीरियंस होगा तो वो काफ़ी अच्छा है। अब मैं उस टीचर को पढ़ाने की जगह छोड़ के कहूँ पहले तुम ये काम करो, फिर ये वाला काम कर लेना, पढ़ाई छोड़ दो, तुम मोटरसाइकिल बनाना शुरू कर दो या फिर कोई अलग काम करना शुरू कर दो, तो क्या लगता है वो अच्छा बंदा होगा? नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कर्मचारियों को जितना ट्रांसफ़र करोगे उतनी बेकार काम आपका होगा। आप अपने कर्मचारियों को पहले तो फिक्स कराओ कि हाँ भाई आप हमारे यहाँ ही काम कर रहे हो, इसलिए जब वो काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो काम और अच्छे से करेंगे। जब काम और अच्छे से करेंगे तो हमारा जो बिजनेस होगा वो भी ग्रोथ करेगा। ठीक है, आई होप कि सभी को समझ आया होगा। टोटल 14 जो सिद्धांत थे ये हमारे हेनरी फ्योल के थे। सभी लोग ये लेक्चर सुन लेंगे, मुझे पता है समझ आ गया होगा सभी को। अब इसके बाद मैं मिटाने के बाद अब बताने जा रहा हूँ कि वैज्ञानिक प्रबंध जो सिद्धांत है, वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिया गया, उन्होंने क्या क्या दिया हुआ था। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो सिद्धांत है, यानी कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के जो सिद्धांत है वो 4 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या है? वैज्ञानिक पद्धति न कि अंगूठे टेक का नियम। कहने का मतलब कि भाई जो प्रबंध करते हो आप वो वैज्ञानिक पद्धति अपनाओ, न कि अंगूठे में टेक होता क्या था ना, अंगूठा टेक छाप दे ले बस, खाली वही वाला नहीं, खुद करो, देखो कि हाँ ये सही है तो अपनाओ। ये होता है वैज्ञानिक प्रबंध वाला सिद्धांत। उसके बाद सहयोग न कि टकराव, भाई सभी में लोगों में सहयोग होना चाहिए, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए। उसके बाद
सहयोग न कि व्यक्तिवाद, ये भी व्यक्तिवाद भी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का उसके अधिकाधिक क्षमता की समृद्धि का विकास, कहने का मतलब कि भाई जितना किसी व्यक्ति का क्षमता होगा उसी के हिसाब से उसका विकास भी किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके तकनीके की। यानी कि एडवर्ड टेलर ने अपने सिद्धांत के साथ साथ कुछ टेक्निकें दिए थे। जैसे हिंदी फिल्म का क्या था कि उन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे, लेकिन एडवर्ड टेलर सिर्फ 4 सिद्धांत दिया हुआ है और कुछ तकनीकें दी है इसने। तो ये तो कुछ कम है, इसको देख लेना तुम लोग अच्छे से। जो ये बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला तकनीकों में यानी प्रबंधन की जो तकनीक दी गई है, ये सबसे पहला तकनीक है वो होता है कार्यात्मक फोरमैनशिप। कार्यात्मक फोरमैनशिप इसका मतलब ये हुआ, पहली बात तो जो एडवर्ड टेलर है ना, इन्होंने क्या किया कि हर जगह अलग अलग देश में जा करके, अलग अलग बिजनेस के यहाँ जा करके वहाँ पे देखा इन्होंने कि कैसे वहाँ पे किसी फैक्ट्री में कैसे काम कराया जाता है। तो इन्होंने फैक्ट्री वाली चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई। फैक्ट्री में अगर आप मैनेजर हो, एक फैक्ट्री का मैनेजर हो आप, तो सबसे पहले काम करो कि आप 2 टीम बनाओ। एक टीम में 4 लोग को रखो और दूसरे टीम में 4 लोग को रखो। ये हो गया हमारा टीम ए और ये टीम बी। टीम ए का काम क्या होगा, सबसे पहले इसमें जो अधिकारी होगा, सबसे पहला नियोजन अधिकारी। यहाँ पे जो अधिकारी होंगे ये सिर्फ प्लानिंग करेंगे, यानी टीम ए में जो लोग हैं वो सिर्फ प्लानिंग करेंगे, और टीम बी में जो लोग हैं ये सभी क्या करेंगे, सिर्फ काम करेंगे, ऐसे ऐसे करवाएंगे सभी। तो पहला निर्देश कार्ड क्लर्क, ये सिर्फ निर्देश करने पे सिर्फ प्लानिंग करें, किसको क्या कौन सा निर्देश देना है, कैसे क्या करवाना है। ठीक है, उसके बाद कार्यक्रम क्लर्क, कैसे करवाना है चीज़ों को, कामों कैसे, हमारा कार्यक्रम कैसे होगा ये करवाएगा। समय एवं लागत क्लर्क, एक ऐसा यहाँ पे ये क्लर्क होगा, मतलब एक ऐसा बंदा है जो समय के लिए लेकर समय के बारे में सोचेगा। यहाँ पे लागत कम है, यानी ये अलग अलग चीज़ों प्लानिंग कर रहे हैं सब ना, ये सोचेंगे कि भाई हम ऐसे कैसे प्रोडक्शन करें, फैक्ट्री में हम कैसा प्रोडक्शन करें जिसमें हमारा समय भी कम लगे और लागत भी कम आए। तो क्योंकि इनका डिपार्टमेंट ही तो प्लानिंग वाला है ना, तो ये सभी अलग अलग टॉपिक पर एक तरह से अपना प्लानिंग करते हैं कि हाँ हमको ऐसे करना है। ठीक है, अब बात आती है अनुशासक की। तो भाई ये सिर्फ देखता है कि हमारा डिसिप्लिन मेंटेन किया होना चाहिए, बस किसी भी तरह से मुझे डिसिप्लिन मेंटेन कराना है, सभी लोग को अनुशासन रखना है, इस पे कैसे क्या किया जाना चाहिए, क्या रूल बनाना चाहिए ताकि लोग डिसिप्लिन में रहे। तो ये सब पे इस पे प्लानिंग करते हैं। अब बात करते हैं, अगर इसके बात करूं कि भाई क्या होता है, तो गति नायक, ये देखो हर जगह कि भाई हमारा जो काम हो रहा है वो गति के साथ हो। पहली तो टोली नायक, अलग अलग टोली के हो। मरम्मत, अगर बाई दबे काम कर रहे हो आप और काम करते करते मतलब एक ऐसा उसमें बंदा होना चाहिए जो कि अगर मशीनें खराब हो जाए तो तुरंत मरम्मत करने पे लग जाए। अगर मरम्मत करेगा तो कहीं ना कहीं हमारी मशीन भी तुरंत ठीक हो जाएगी, हम काम कर सकते हैं। अब अगर मशीन खराब हो गई अचानक से, आपने ये टीम फैक्ट्री में नहीं रखा हुआ है और आपके पास ये मरम्मत नायक नहीं है, यानी कि जो मरम्मत करने वाला रिपेयर बॉस वो नहीं है आपके पास, तो क्या होगा, मशीन खराब हो गई, अब ये तो है नहीं उस टाइम, तो पहले अब जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको रोका जाएगा तो टाइम का वेस्टेज होगा। टाइम का वेस्टेज का होगा ही, जो हमारे कर्मचारी उस दिन आए होंगे उनको अलग से पेमेंट करना ही है हमको। तो हम क्या करेंगे, एक मरम्मत नायक अपने यहाँ रखे रहेंगे। मरम्मत नायक मतलब एक ऐसा इंसान होगा जो कि मशीनों की मरम्मत करता होगा। अगर बाई दबे प्रोडक्शन करते समय हमारे मशीन कुछ गड़बड़ा देती चीज़ें, तो मरम्मत नायक क्या करेगा, उसका मरम्मत करेगा और सब कुछ सही कर देगा। ठीक है, उसके बाद निरीक्षक, एक ऐसा इंस्पेक्टर कहते हैं इसको इंग्लिश में, यानी कि ये सब जांच पड़ताल करेगा। हाँ, यहाँ पे जो हमारी बिस्किट बनाई जा रही है क्या सही बनाई जा रही है कि नहीं, इसमें चीनी कम है, अच्छा इसमें थोड़ा सा मसाला डालो। तो भाई ये सभी चीज़ें क्या करता है, निरीक्षक जांच पड़ताल करता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि अगला वाला क्या होता है तकनीक का। तो अब बात करते हैं दूसरा वाला, जो कि एक कार्य का प्रमाणीकरण एवं सरलीकरण। तो कार्य का प्रमाणीकरण एवं सरलीकरण का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हम ये इनकी ऐसी टेक्निक है जहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उस फैक्ट्री में जो काम है, सबसे पहले उसको मापो, देखो कि कितना काम है हमारे पास, और फिर उसका सरलीकरण, उसे करने के लिए कौन सा तरीका बिल्कुल सरल होगा। तो पहले कार्य को मापो और फिर ढूंढो कि कौन सा तरीका सरल होगा। इस तरीके से हमारा जो बिजनेस का, जो फैक्ट्री बिजनेस हो रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छे होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कार्य पद्धति अध्ययन। कार्य पद्धति अध्ययन का मतलब ये हुआ कि हमको काम कराने के कौन से अलग अलग पद्धति का यूज़ करना चाहिए। हम हमेशा खोजते रहेंगे, कोई ऐसी टेक्निक का यूज़ करेंगे जो जिसमें हमारा जो काम हो वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। गति अध्ययन, हमारा जो काम हो बिल्कुल फास्ट हो, गति के साथ हो। समय अध्ययन, समय कम लगे। मिला जुला सब एक ही बात की जा रही है। इस अध्ययन का मतलब ये हुआ कि भाई प्रोडक्शन अगर कोई हम लोग फैक्ट्री में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये देखना चाहिए कि ज़्यादा उसमें समय न लगे, बर्बाद ना हो। उसके बाद थकान अध्ययन। थकान अध्ययन मतलब होता है क्या ना, जैसे कर्मचारी कुछ होते हैं भाई बार के, मतलब यहाँ पे इस टेक्निक के अनुसार ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहा है तो वो कितने टाइम में थक जा रहा है।
ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई हाँ हर घंटे पानी पीते हैं। अब फैक्ट्री में काम चल रहा है, अब कोई बंदा वहाँ से बार उठ करके जाए पानी पीने, तो कहीं ना कहीं एक वहाँ पे बंदा ऐसा होना चाहिए जो कि ये देखे कि एक लेबर हमारे यहाँ से कितने टाइम में कितनी बार पानी पीने जा रहा है, यानी कि उसके थकान का अध्ययन करिए। जब थकान का अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे ना जो कि कम जाते होंगे या फिर ज़्यादा जाते होंगे। तो जो ज़्यादा जाता होगा कहीं ना कहीं वो आलसी होगा, लात मारो निकालो बाहर उसको। अब क्या करना है, जो हमारे अच्छे हैं उनको रखना है हमको। तो नॉर्मली ये होते हैं सिद्धांत के बाद इनकी ये टेक्निकें। आई होप कि सभी को टेक्निक समझ आया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए सबसे पहले। इसके बाद हम अगले चैप्टर में जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से नॉर्मली जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट वीडियो नहीं, इसी में सब कुछ जो भी होगा इसी वीडियो में होगा, ठीक है। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि प्रबंध के कार्य। तो देखो भाई, समय के साथ साथ बता रहा हूँ कि समय थोड़ा कम है तो थोड़ा कम ही समझा पाऊंगा। प्रबंध के कार्य में सबसे पहले जान लो कि 5 काम होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यानी कि 5 कार्य आप लोगों ने पढ़ा होगा: नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा नहीं, नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण। तो ये 5 काम आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें से मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया हूँ नियोजन वाले में से। तो नियोजन वाले हमारा नियोजन होता क्या है, प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग का मतलब क्या होगा भाई, किसी काम को कौन करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा। कोई काम आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में आपके है तो बस यही सोचना कि भाई हमारा ये काम कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करना, ये सही बातों को सोचना नियोजन कहलाता है, पहली बात। अब नियोजन को करना यानी जो काम किया जाता है ना, उसकी कुछ प्रक्रिया होते हैं। आपके क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाएगा एग्जाम में कि नियोजन से क्या आशय है और इसकी प्रक्रिया को बताइए या फिर इसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले नियोजन करने के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करना कि भाई आप किस काम के लिए कौन सा उद्देश्य आपका नियोजन करने जा रहे हो, तो किस उद्देश्य से करने जा रहे हो। उसके बाद विकासशील आधार, जो चीज़ें जरूरी है उस जो आपके काम को करने में ज़रूरी है आप उन चीज़ों को लाओ। वैकल्पिक विधि का पहचान करना, आपके पास कितने ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप उस काम को कर सकते हो, पहले उसको पहचानो, ठीक है। अब उसके बाद विकल्पों का मूल्यांकन करना, जब आप पहचान ले कि हाँ मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ऐसे समझो, किसी बंदी को पटाना है, कैसे कैसे करेगा, ओहो। अब उसको पटाने के लिए क्या क्या चाहिए, बढ़िया से बिल्कुल फ्रेश होकर के जाओगे। हाँ, अब जाने के बाद दूसरा वाला क्या था, विकासशील मतलब फ्रेश होकर के गए। वैकल्पिक विधि की पहचान करना, मतलब कौन कौन से तरीके से उसको सब प्रपोज करोगे, तुम कौन कौन से तरीके से उसको सरप्राइज करोगे, ठीक है। उसके बाद विकल्पों का मूल्यांकन करना, तो उसमें से तुम मूल्यांकन करोगे, अच्छा ऐसे जाऊंगा तो थप्पड़ नहीं मारेगी, ऐसे जाऊंगा तो थप्पड़ नहीं मारेगी। तो मतलब मूल्यांकन कर रहे हो, देख रहे हो कि कौन सा विधि सबसे अच्छा है उससे बात करने का। फिर विकल्पों का चुनाव करना, तब तुम कहोगे ओ ये वाला सही है, इसको सेलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद पहुंचोगे। उसके बाद योजना को लागू करना, तुम जैसा सोचे थे अब तुम ऐसा करना स्टार्ट करोगे, उसका अनुवर्तन मतलब फॉलो करोगे, बिल्कुल ऐसा करते जाओगे, तो ये तुम्हारा प्लानिंग का प्रोसेस पूरा खत्म हो जाता है, नियोजन का प्रोसेस पूरा खत्म हो जाता है। अब इसके बाद क्योंकि टाइम मेरे पास कम है और आपको मेरा अगर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए। मैं आपको, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ...8756417878। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं तुरंत आपको नोट्स अप्लाई कर दूंगा। और इसका लिंक जो होगा मैं एक तरह से नंबर में आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से भी ले सकते हो आप, ठीक है। और अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना हो तो यहाँ पे इसमें मेंशन कर दीजिए, मैं आपको तुरंत उसका जवाब दे दूंगा। आप उसके बाद आपका ये जो एग्ज़ाम आने वाला है सिर्फ आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस देश के भविष्य हो। तो भाई कहीं ना कहीं हम भी उसी में लगे हुए हैं। तो मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। अगर आपका होगा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा, हाँ सर मैंने आपके वीडियो से अच्छा एग्ज़ाम किया। तो आज के लिए धन्यवाद।